गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। पहले सारे टॉपिक्स को हिंदी में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद सारे टॉपिक्स को इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम हिंदी की डिस्कशन देखते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है ऑपरेशन ग्रीन्स। तो अभी आपको पता है कि टमाटो के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे कुछ टाइम पहले, और वो प्राइसेस जो हैं अब स्टेबलाइज हो गए हैं। तो क्योंकि अभी प्राइसेस स्टेबलाइज हुए हैं, गवर्नमेंट ने कुछ मार्केट इंटरवेंशंस की, प्राइस स्टेबलाइजेशन करने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ से हो पाई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन ग्रीन्स नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 2018 में, नवंबर 2018 में। और ये प्रोग्राम जो है उसमें कुछ इंटरवेंशंस जो है वो मेंशन की गई थी। गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशंस लेगी ताकि प्राइजेस जो हैं टमाटो, अनियन और पोटैटो के जो हैं वो स्टेबलाइज रहें। ठीक है। तो इनिशियली तो 2018 में जब ये निकाला गया था प्रोग्राम ऑपरेशन ग्रीन्स, तो ये इनिशियली तो सिर्फ टमाटो, अनियन और पोटैटो क्रॉप्स के लिए निकाला गया था। बट लास्ट ईयर जस्ट कोरोना के टाइम पर, क्योंकि जो है बहुत सारे जो हमारे फार्मर्स हैं जो बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाते थे, उनको जो है वो बहुत सफ़र कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उनको भी ये एक 6 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की तरह हम इसको उनको भी एक्सटेंड कर देते हैं। तो सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस ऑपरेशन ग्रीन्स के अंदर अब आते हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि जो आपकी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एग्री लॉजिस्टिक्स हैं, मतलब आपके जो प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं, इन सब को जो है सपोर्ट करती है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को। जो ऐसे, अब समझ लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अगर, कि चलो आप पोटैटो का एग्जांपल लो। ठीक है। तो पोटैटो में अगर आप वैल्यू एडिशन करना चाहते हो, उसके लिए कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी। अब जब वो प्रोजेक्ट लगाया जाएगा तो उससे अल्टीमेट बेनिफिट किसको होगा? फार्मर को। क्योंकि जब वो प्रोजेक्ट लगाया, लेट्स से चिप्स का प्रोजेक्ट लगाया गया है, तो जब चिप्स का कोई प्रोजेक्ट लगाया गया है, तो वो फार्मर से परचेज करेंगे चिप्स। ठीक है। तो गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को पहले सपोर्ट कर रही है क्योंकि वैल्यू एडिशन हो रही है चिप्स के अंदर। तो वो फार्मर के जो है पोटैटो बिक सकें, उसके लिए वो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, उसमें गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट दे रही है। गवर्नमेंट बेसिकली आपकी जो प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहती है, आपके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहती है, लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करना चाहती है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से जो फार्मर्स हैं वो अपने जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोफेशनली मैनेज कर सकें। ठीक है। तो अब ये जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो ये प्रोग्राम को चला रही है। और नाफेड जो है वो नोडल एजेंसी है। और खासकर प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स, प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स कैसे होते हैं? जब आपके मार्केट में बहुत नीचे गिर गया, अगर समझ लो प्राइस, तो फार्मर्स को बहुत नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरवेंशन करेगी कि जो है, समझ लो, सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, या फिर खुद परचेज़ करने की कोशिश करेगी, ताकि जो है फार्मर को असली दाम मिल सके। ठीक है। ऐसा ही प्राइस ज़्यादा होने पे भी ये हो सकता है। अगर प्राइस जैसे भी टमाटो के बहुत बढ़ गए थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, राजस्थान से, गुजरात से, जहाँ से सप्लाई कम आ रही थी, वहाँ से बढ़ाने की कोशिश की, फार्मर से परचेज़ करके उसको मार्केट में डालने की कोशिश की, ताकि प्राइजेस जो है वो स्टेबलाइज हो जाएँ। ठीक है। तो मेन मोटिव ऑफ कोर्स प्राइस स्टेबलाइजेशन तो है ही है अब, लेकिन इसमें फार्मर्स को बेनिफिट मिल सके, ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो आपके कोई प्रोजेक्ट लगा रहा है, अगर समझ लो किसी भी एरिया में, तो उसको 50% जो उसका प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट मिल जाती है। मैक्सिमम कैप इसमें लगाया हुआ है 50 करोड़ रुपीज़ पर प्रोजेक्ट का। लेकिन अगर कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर फार्मर खुद ही चिप्स बनाना चाहते हैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना के, एक प्रोजेक्ट बना के, तो गवर्नमेंट उनको ज़्यादा थोड़ा सपोर्ट दे रही है, उनको 70% तक की प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो दे रही है। ऑफकोर्स 50 करोड़ तक का जो है वो मैक्सिमम अमाउंट लगी हुई है, उसके ऊपर कैप लगा हुआ है। बट उनके प्रोजेक्ट को 70% तक का सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप जितनी भी स्कीम्स देखोगे, आप उसमें ये देखोगे हमेशा कि गवर्नमेंट का ये मोटिव हमेशा रहा है कि वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाती रहे। ठीक है। तो हमने भी इसके बारे में कई बार डिस्कशन किए हैं कि कितनी बेनिफिशियल चीज़ है ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक सिंगल फार्मर की कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होती। अगर वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है, बाकी फार्मर्स के साथ मिल जाता है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़े, इनको प्राइजेस अच्छा मिले फार्मर्स को। इसीलिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट। ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं इसके ऑपरेशन ग्रीन्स के, कि आपके जो है टॉप प्रोडक्शन, टॉप इसमें जब जो है वो है टमाटो, अनियन और पोटैटो। बट ऑफ कोर्स अब इसमें फ्रूट्स और सारे वेजिटेबल्स सारे कवर कर लिए गए हैं, तो सबकी जो है प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट, प्राइस स्टेबलाइज करना चाहती है।
अगर उनके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो रहे हैं फार्मर्स के, उनको जो है कम करने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, एग्रो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना, स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी बनाना, तो ये सारे काम भी जो है गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़ और वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है इस पूरी वैल्यू चेन में। ऑफ कोर्स ये टॉप का एग्जांपल इसमें बार बार इसलिए लिया गया क्योंकि इनिशियली जो ये स्कीम है वो सिर्फ टमाटो, अनियन और पोटैटो के लिए निकाली गई थी, तो इसलिए आपको बार बार ये टॉप वर्ड देखने को मिल रहा होगा, टमाटो, अनियन, पोटैटो। बट अब ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए चल रहा है, ठीक है। अब ये मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क भी गवर्नमेंट ने डेवलप किया कि उनको पता लगता रहे कि कब कब जो है प्राइजेस फ्लक्चुएट हो सकते हैं, जब भी फ्लक्चुएट होने लगेंगे गवर्नमेंट उस टाइम पर इंटरवेन कर देगी, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है प्रलय। तो इंडिया ने भी रिसेंटली सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय को लॉन्च किया है और उसको टेस्ट किया है, सक्सेसफुल रहा है वो टेस्ट बिल्कुल। और ये सॉलिड फ्यूल बैटलफील्ड मिसाइल है जो कि डीआरडीओ ने बनाया है और ये पृथ्वी डिफेंस व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था। ये एक तरह से क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इसको हम क्वाजी क्यों कह रहे हैं? पहली बात तो ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल तो है ही है, ठीक है, लेकिन क्वाजी क्यों है? क्योंकि इसके पास ये एबिलिटी है, अनलाइक मोस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स इसके पास ये यूनिक एबिलिटी है कि ये मिड एयर अपने पाथ को जो है वो चेंज कर सकता है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स तो नहीं चेंज कर सकते, उनको एक बार लॉन्च कर दिया तो फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे चलते हैं। लेकिन ये इसको आप क्रूज मिसाइल को जैसे कर सकते हो, आप इसकी जो है एक टाइम के बाद इसके पाथ को आप बदल सकते हो, ठीक है। अभी 350 से 500 किलोमीटर की शॉर्ट रेंज का मिसाइल है, 500 से 1000 किलो तक का जो है ये पेलोड लेके जा सकता है। अब इसका आप मोटिव देखो, इसमें ना लेटेस्ट नेविगेशन सिस्टम और एवियोनिक्स का जो है वो भरपूर यूज़ किया गया है। अब इसको आर्टिलरी कॉर्प्स को भी हम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? अब आप देखो कि जो आपके एलएसी पर सिचुएशन है, अब एलएसी पर सिचुएशन ऐसी है कि हमको ये मिसाइल चाहिए और सरफेस टू सरफेस, तो इसमें एवियोनिक्स इसलिए लगाए हैं कि ये ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड, समझ लो चाइनीज़ आर्मी अगर हिल टॉप पर बैठी है और वहाँ से हमारे ऊपर अटैक कर रही है तो हम इस मिसाइल का यूज़ करके उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रलय मिसाइल को बनाया गया है। अब ये मिसाइल को अगर आप कंपैरिजन करोगे कि हमारे इंटरनेशनली ऐसा कोई मिसाइल है या नहीं है, तो चाइना के डोंगफेंग 12 और रशिया के पास 9K720 इस्कैंडर जो है ये मिसाइल्स, उसी के कंपैरिजन का ये प्रलय मिसाइल है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम। तो अभी गवर्नमेंट ने देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन की सिचुएशन भी इमर्ज हो रही है और केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट पूरा प्रिपेयर कर रही है कि अगर सेकेंड वेव जैसी, भगवान ना करे, सेकेंड वेव जैसी अगर सिचुएशन इरप्ट होती है तो हमारे पास दोबारा वो ऑक्सीजन का क्राइसिस एटलीस्ट कंट्री में नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम निकाला है। इसके अंदर जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो भी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो कैसे ऑक्सीजन की मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनको नॉलेज और स्किल्स दिए जाएंगे ताकि वेस्टेज ना हो मेडिकल ऑक्सीजन की, ठीक है। क्योंकि हमने कई बार देखा था जब सेकेंड वेव के टाइम पर कि बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में थे और ऐसे हॉस्पिटल्स में लोग थे जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उनको मेडिकल ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करना आता था ठीक से, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे थे। उससे क्या हो रहा था, डिमांड और इंक्रीज़ हो जा रही थी और कंट्री में अनइवन, जबकि सप्लाई हमारे पास अच्छी थी उस टाइम पर, लेकिन अनइवन जो है डिमांड की वजह से जो है ये एक सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हुई सेकेंड वेव में और हमारे बहुत से लोग जो है उनको ऑक्सीजन सही समय पर नहीं मिल पाई, ठीक है। तो अभी इस प्रोग्राम के अंदर एक ऑक्सीजन स्टीवर्ड, मतलब एक तरह से ट्रेंड प्रोफेशनल जो है वो ट्रेन कर दिया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में। अब वही ट्रेंड प्रोफेशनल अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल वर्कर्स को ट्रेनिंग देगा कि कैसे ऑक्सीजन थेरेपी और मैनेजमेंट की जा सकती है। और जब ये बहुत सारे जो है ट्रेनिंग हो जाएगी हेल्थ केयर वर्कर्स की, तो जब ट्रेंड हेल्थ केयर फोर्स होगी हमारे पास, हेल्थ केयर वर्कर्स की वर्क फोर्स होगी, तो हम ऑक्सीजन की का जो है वो ऑडिट भी कर पाएंगे, ठीक है। वेस्टेज भी कम होगी और यही लोग ऑडिट भी कर पाएंगे कि कितनी ऑक्सीजन उनके पास आई थी और कितनी ऑक्सीजन का उन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। सो अब ऑक्सीजन आपको पता ही है, इसकी इस प्रोग्राम की क्यों ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि हम
हमें पता ही ऑक्सीजन जो है सिर्फ कोविड-19 ही नहीं, वैसे भी बहुत सारी जो है सीवियर इलनेसेस के लिए यूज़ हमको पड़ती है उसकी, ठीक है। तो अब हम ऑफ कोर्स कोई भ्रम में नहीं रहना चाहिए हमें। हम ओमिक्रॉन के लिए वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, इसीलिए हम ये प्रोग्राम भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने सेकेंड से वेव से ये लर्न किया है कि हमारे को प्रेशर स्विंग अब एड्जॉर्प्शन जो प्लांट्स हैं, पीएसए प्लांट्स होते हैं ऑक्सीजन के, उसकी ज़रूरत पड़ती है कंट्री में। तो 1500 प्लांट्स को सैंक्शन किया गया था जस्ट आफ्टर जो है वो कोविड, रादर उससे पहले ही सैंक्शन किया गया था, बट बहुत ही स्टेट्स ने बनाया ही नहीं था, ठीक है। तो अब 1500 जो है उसमें से 1463 ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं, ठीक है। उन 1463 में से 1225 जो हैं पीएसए जो हैं वो पीएम केयर फंड्स के जो है पैसे से बनाए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है लिंकिंग वोटर रोल्स टू आधार। तो अभी पार्लियामेंट ने इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल पास किया, आपको पता ही होगा ये तो, है ना। अब इसमें जो है इलेक्ट वोटर आईडी कार्ड के साथ आपके आधार की लिंकेज के प्रोविज़न है, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या कि आपने देखा होगा कि कई वोटर्स जो होते हैं जो कई वोटर्स हैं वो बहुत सारी जगहों पर जो है वो रजिस्टर किया होता है उन्होंने खुद को एज अ वोटर, ठीक है। तो उस चीज़ को मल्टीप्लिकेशन को जो है डुप्लीकेशन को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ये एक रिफॉर्म लेके आई है, ताकि जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें डुप्लीकेशन का जो काम है जो है प्रैक्टिस है उसको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि कोई भी पर्सन जब अपने आधार को लिंक करेगा तो उसको उस जिस अपने वोटर आईडी से वो लिंक करेगा तो ऑटोमेटिकली एक अलर्ट जनरेट होगा कि इस पर्सन के इस जगह पर ऑलरेडी वोटर आईडी कार्ड जो है वो अवेलेबल हैं, तो उन सबको वहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। अब ये जो रिफॉर्म है गवर्नमेंट ये क्यों लेके आ रही है, क्योंकि 105th रिपोर्ट है डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, जो कि पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड लॉ एंड जस्टिस पर बनाई गई थी ये रिपोर्ट। मतलब बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर या फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर भी जो एक कमेटी ने रिपोर्ट दी है, तो उस कमेटी ने कहा है इसी साल राज्यसभा में, ठीक है। अब इस कमेटी में बहुत सारी ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते हैं। तो अगर आप देख रहे हो कि इसको अपोज किया जा रहा है तो वो सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अपोज किया जा रहा है, ठीक है। तो इस कमेटी ने ये बोला कि आधार आईडी कार्ड नंबर को वोटर आईडी से के साथ जो है लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो है इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है अगर कोई भी अपना ऑर्डिनरी रेजिडेंस चेंज करता है तो मल्टीपल एंट्रीज जो है वो उस कार्ड में ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत सारी स्टेट्स में अपने आप को रजिस्टर करके बैठे हो, या आप जितनी बार एड्रेस चेंज करते हो उतनी बार आप नवा वोटर आईडी कार्ड बना लेते हो, ठीक है। तो उन सब से बचने के लिए आधार लिंकिंग ऑफ वोटर आईडी कार्ड जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि जो अभी हमने बिल पास किया है इसमें आधार लिंकिंग विद वोटर आईडी जो है वो कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, वो सिर्फ एक वॉलंटरी एक्सरसाइज है। अगर कोई नहीं करना चाहता तो वो नहीं भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत से आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो पहले रह चुके हैं जैसे कि कुरैशी जी, उन्होंने बोला है कि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसको मैंडेटरी करना चाहिए ताकि वीड आउट हो सके वो वोटर्स जो कि असल में वह बहुत सारी जगहों पर रजिस्टर्ड हैं और वो फेक वोटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है इस मूव का, तो कांग्रेस के एक एमपी हैं मनीष तिवारी जी, उन्होंने बोला है कि ये फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है। जो है ओवैसी जी हैं, उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ये जान के लेके आई है ताकि वोटर्स की आइडेंटिटी डिटेल्स वो अपने पास रख ले और लोगों की प्रोफाइलिंग, वोटर्स की प्रोफाइलिंग कर ले कि कौन उन्हें वोट देता है और कौन उन्हें वोट नहीं देता है, ठीक है। अब कांग्रेस के एमपी शशि थरूर हैं, उन्होंने तो ये बोला कि आधार तो सिटीजनशिप का प्रूफ ही नहीं है, उससे तो सिर्फ रेजिडेंस एस्टैब्लिश होता है कि हाँ ये पर्सन जो है वो इंडिया में रेजिडेंट है, ठीक है। तो क्या हम राइट टू वोट नॉन सिटीजन्स को भी दे देंगे, मतलब हम सारे रेजिडेंट्स चाहे वो सिटीजन हो या ना हो उन सबको हम जो है पोटेंशियली हम नॉन सिटीजन्स को भी जो है राइट टू वोट दे देंगे। तो ये उन्होंने क्रिटिसिज्म किए हैं तीन लोगों ने। अब ये तीनों क्रिटिसिज्म वैलिड हैं या नहीं है, दैट्स मैटर ऑफ सेपरेट डिबेट, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है चिलाई कलन। तो कश्मीर में अब 40 दिन का हार्शेस्ट स्पेल ऑफ विंटर शुरू हो गया जब टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम पीरियड को कहते हैं चिलाई कलन, मतलब 40 दिन का हार्शेस्ट स्पेल ऑफ विंटर, 40 दिन की इंटेंस कोल्ड की एक्टिविटी होगी। लोकली इसको चिलाई कलन कहा जाता है, पर्शियन वर्ड है, और ये कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द विंटर होता है। 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक हर साल ये पार्ट आता है 40 दिन का।
चिलाई केलान के बाद आता है चिलाई खुर्द, मतलब स्मॉल कोल्ड, थोड़ी सी कम सर्दी, जो आपका जनवरी 30 से लेके फरवरी 18 तक का पीरियड होता है, ठीक है। उसके बाद होता है चिलाई बच्चा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि बेबी कोल्ड, मतलब कि सिर्फ 10 दिन का वो पीरियड है जब जो है वो सर्दी बहुत कम रहेगी, ठीक है, मतलब फरवरी 19 से लेके फरवरी 28 तक। तो इस टाइम पर क्या करते हैं कि कश्मीर में फेरान फेरान उनकी ड्रेस होती है, और उनके फायरिंग पॉट होते हैं कंगेर, उसको वो लेकर चलते हैं जहाँ पर भी उनको जाना हो, क्योंकि उसका बहुत यूज़ किया जाता है, आपने देखा भी होगा, बहुत ही एक्सटेंसिव यूज़ होता है जब ये खासकर सब ज़ीरो टेम्परेचर, जब ये चिलाई कलन चल रहा होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एग्रीटेक कोहोट। तो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूएनसीडीएफ ने मिलकर एग्रीटेक चैलेंज रखा था जुलाई 2021 में। तो उनके जो है कुछ जो है लोग चैलेंजर्स को जो है वो सिलेक्ट किया गया, उनको जो है हैंड होल्डिंग की जा रही है, स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स को हेल्प किया जा रहा है ताकि वो पेंडेमिक सिचुएशन से बाहर आ सके, ठीक है। तो पहले तो ये प्रोग्राम देखते हैं। तो यूएनसीडीएफ, बिल एंड बिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और राबू फाउंडेशन ने नीति आयोग और अटल इनोवेशन के साथ मिशन के साथ मिलकर ये प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसमें इंडिया और अफ्रीका एशिया और अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने आपस में एक्सचेंज किया, क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज किया इनोवेशंस पर, इंसाइट्स पर और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, मलावी, मलेशिया, केन्या, युगांडा, ज़ाम्बिया इसके अंदर पार्टिसिपेट किया उन्होंने। और एप्लीकेशंस मांगी गई कि कौन से जो है फार्मर्स जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपनी जो है इन कंट्रीज़ की जो फार्मर्स हैं या उनकी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है अब जो एग्रीटेक कोहोर्ट, इसके अंदर जो है सोल्यूशन दिए जाएंगे उनको, सोल्यूशन दिए गए उनको कि वो कैसे इंटरनेशनल मार्केट को चूज़ करें। फिर उनको सॉइल एनालिसिस करना, फार्म मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस, डेयरी इकोसिस्टम, ये सारी प्रैक्टिसेस भी सिखाई गई, ठीक है। तो ये है आपका एग्रीटेक कोहोर्ट प्रोग्राम, ठीक है। उसी के अंदर और कुछ फार्मर्स को दोबारा सिलेक्ट करके लाया जा रहा है और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे वो पेंडेमिक सिचुएशन से जो है वो बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एसओपी या फिर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स फॉर ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो लॉन्च किया है ड्रोन्स का यूज़ करने के लिए, ताकि एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में ड्रोन्स को कैसे यूज़ किया जाएगा उसका कुछ रूल्स बताए हैं उन्होंने, ठीक है। तो कैसे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पर फ्लाई कर सकते हैं ड्रोन्स, कौन से एरिया की रिस्ट्रिक्शन है, इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो है प्रोटोकॉल्स में या आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में मेंशन किया गया है फार्मर्स के लिए, तो कि वो कैसे ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ड्रोन का बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है इंडियन एग्रीकल्चर में, और जो है इसका हमने यूज़ भी बहुत किया है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है एग्रीकल्चर में ड्रोन का, तो पहले तो फोटो कैमराज या मल्टी स्पेक्ट्रल फोटो कैमराज का यूज़ किया गया ताकि हम देख सकें कि कौन से फील्ड्स में क्रॉप स्ट्रेस ज़्यादा है, प्लांट ग्रोथ कैसी हो रही है, यील्ड्स हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं उससे, ठीक है। फिर फर्टिलाइजर्स और जो है वाटर का कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, ये सब भी चीज़ें देख सकते हैं और इवन डिलीवर भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। और आपके वेजिटेशन और क्रॉप की जो हेल्थ देखना, फिर वीड्स, इन्फेक्शंस या पेस्ट्स आप इससे नज़र रख सकते हो ड्रोन से, ठीक है। फिर आपके जो है इवन वाइटल न्यूट्रिएंट्स भी स्प्रे कर सकते हो ड्रोन का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो अभी जब रिसेंटली लोकस्ट अटैक हुए थे, आपको पता है गुजरात वाले रीजन में, राजस्थान के रीजन में जब बहुत ज़्यादा ये लोकस्ट के अटैक हुए थे, तब भी जो है पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया गया था ड्रोन्स का यूज़ करते हुए, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Operation Greens. So you know that the prices of tomato were had reached very high. That they the prices of tomato were very high recently, but after the intervention by the government, that the tomato prices have stabilized now. So how did the government stabilize these prices? What was the is there any specific scheme to stabilize the prices of these vegetables? So yes, there is a scheme in fact, and it is known as Operation Greens. So it was launched in November 2018 because the then Union Finance Minister
Arun Jaitley ji announced this scheme in the budget in his budget speech, and it had a budget of 500 crore rupees, and it aimed at promoting farmer producer organizations, supporting the agri logistics, creation of infrastructure, processing facilities, and so that professional management of entire agricultural value chain can be established. Okay, so the objective was to just stabilize the prices of top. Okay, so top is tomato, onion, and potato crops. And in 2020, in June 2020, during the coronavirus lockdown, it was observed that the farmers who were growing vegetables and fruits, they were suffering. That's why the government decided to extend this Operation Greens to all fruits and vegetables. And the Ministry of Food Processing is implementing this program, and NAFED is the nodal agency. Okay, so what happens in this program is that the government provides grants in aid to certain projects who are helping these farmers of who are producing these fruits and vegetables. So let's say, like I was giving an example of chips. So if you are an entrepreneur who wants to establish a facility where you will produce chips, and it will be benefiting a huge number of farmers, then the government would be providing you 50% of the eligible project cost, and the maximum limit would be 50 crore rupees per project. Okay, and in case you are a farmer producer organization, as we all know that the government has always been promoting them, if you are a farmer producer organization and you want to establish such a project to help the farmers, then the government would be giving you even more support in the form of 70% of project cost support. Okay, of course the cap limit would be 50 crore rupees as usual. But what are the objectives of this program? So apart from, of course, price stabilization of these fruits and vegetables, the government also wants to reduce the post harvest losses of these farmers by creation of modernized infrastructure, appropriate storage capacity, development development of agricultural agrologistics, and increasing food processing capacities in value addition to top value chain. Okay, so it also has a market intelligence network, so as to keep an eye if there is any market failure in the mandis, so that, like it happened with tomato, the supply from Rajasthan and Gujarat, due to subdued rains, were not up to the mark. That's why the government's market intelligence network came into force, and it identified the root cause of this issue, and they repaired the supply side issues, and that's why the prices of tomato have stabilized now. Okay, so next topic is Pralay. So Pralay is basically a missile, a short range missile, surface to surface ballistic missile, and it has been launched recently from Odisha's coast in Balasore. And this is a solid fuel battlefield missile. It has been developed by DRDO, and it is based upon the Prithvi defense vehicle. So it can also be launched from a mobile launcher, and it has the latest navigation system and integrated avionics, and it will be a part of Indian Army's artillery corps. Okay, so it's a quasi ballistic surface to surface missile, and it why we are calling it quasi, because generally the ballistic missiles work on the fire and forget principle, but this is a quasi ballistic missile, as this missile will have the ability to change its path in the midair. Okay, unlike other ballistic missiles, it will be able to change its path in the midair. So it is having a 350 to 500-kilometer range, and it will be having a payload capacity of 500 to 1000 kgs. Okay, so like you have seen that we have a situation at our LAC, and in case, let's assume that Chinese army gets hold over some certain positions at height, then we would be able to use this missile system to attack them, because this missile system has advanced avionics, and it is a surface to surface missile. So in case they install some tanks or some weaponry upon at the
top of the hill, then we would be able to neutralize them using this Pralay missile. So in case you want to compare it with any other missile in the world, then China's Dongfeng 12 and Russia's NK-720 Iskander is the similar, is also a similar platform or a missile system. So now let us see the next topic, which is National Oxygen Stewardship Program. So recently the Union Health Ministry has launched this program. So we had a situation during the second wave when when the supply of medical oxygen turned short, and there was extensive wastage by healthcare care workers. That's why also the supply, the demand of oxygen was increased. So that's why the government wants to empower all these healthcare workers, and it wants to train them so that any wastage can be or any wastage of medical oxygen can be avoided, and essential knowledge and skills as to how to use this medical oxygen can be imparted to these healthcare workers. Okay, so in every district the government aims to have at least one oxygen steward who would be helping other healthcare workers in the training in on oxygen therapy and management. So after these healthcare workers would be trained, there could be oxygen audit and a reality check or a reality will be reflected through this through these healthcare workers as to how much they need oxygen in their hospitals or medical institutions. Okay, so why do we need such a program? Because we have witnessed the havoc that was created by second wave, and apart from corona there are other requirements of oxygen in the hospital also, because several other diseases require oxygen supply. And uh, after learning lessons from the second wave, of course the government started this process in December only, but it was a laggard performance. But after the second wave, the government decided that it will be providing 1500 pressure swing adsorption oxygen generation plants to the states, out of which almost 1463 plants have already been commissioned. But out of these total, 1225 PSAs have been given by the PM Cares Fund. Okay, so but there is also an issue. The central government is being proactive, but the state governments are again at loggerheads with this idea, or they are not developing as much pressure PSA plants as they promised during the second wave. Okay, so now let us see the next topic, which is linking voter rolls to Aadhaar. So you know that Parliament has enacted this Election Laws Amendment Bill. So one of the major provisions of this bill is linking of voter ID card with Aadhaar. So the because we generally have a situation where certain people have enrolled themselves in several other parts of the country, and they have made several voter IDs, and to weed out such users, or such not users but voters, that's why the government has decided to link the voter ID with Aadhaar. Okay, so the moment a person links his voter ID with Aadhaar, all previous registrations under his name would be disabled. So it would of course lead to weeding out of fake voters, and it this is not something that the government has decided on its own. Rather, in March just this year, the 105th report of the department related parliamentary standing committee on personal public grievances and law and justice submitted its report to the parliament, and it said that there should be voter ID and Aadhaar linkages so as to weed out the fake voters. And now that has been done, but law minister is saying that it is not a compulsory exercise, it is just voluntary initially. And of course, if the progress becomes very responsive, then the government may extend these provisions to other uh, uh, the government would extend uh, this linking of Aadhaar with all voters. Okay, so what it means actually is that the government would make it mandatory. So there is also criticism of this move. So several Congress MPs and other opposition related MPs are
criticizing this move. So they are saying that, like Manish Tiwari of the Congress Party is saying that this particular act is violating the fundamental right of privacy. And Saduddin Owaisi is also saying that the government would be able to use voter identity details of the voters, and it would profile the citizens who vote for them and those who do not vote for them. Okay. Similarly, Shashi Tharoor is saying that Aadhaar is not a proof of citizenship; it is just a proof of residency. Does the government intend to provide voting rights to all the residents and not who are even non-citizens? So that this is the criticism that has been leveled by some members of the parliament belonging to opposition benches. But of course, the if this criticism is true or not, that it is a part of separate debate. Okay. So now let us see the next topic, which is Chilai Kalan. So you know that Kashmir has entered into a deep freeze state because this is the harshest spell of winter. This 40-day harshest spell of winter is called as Chilai Kalan. So this is a Persian word which means 40 days of intense cold. So this 40 days period starts from 21st December to January 29 every year. It is the coldest part of winter in Kashmir. After that comes the 20-day long period of Chilai Khurd, that is the small cold, and it occurs between January 30th to February 18th. And after that, the last part is Chilai Bacha, that is the 10-day long period, which is between February 19th to February 28th. So during this Chilai Kalan, that is the harshest part of winter, people use their Ferran, that is the Kashmiri dress, and they also use their traditional firing pot called Kangai. Okay, so now let us see the next topic, which is Agri-Tech cohort. So Atal Innovation Mission, Niti Aayog, and United Nations Capital Development Fund has partnered with Bill and Melinda Gates Foundation and Rabo Foundation, and they launched this Agri-Tech cohort in July 2021. So it was basically a cross-border exchange between developing countries like of Asia and Africa, and it was held in July 2021. So a cross-border exchange between the members of these countries or farmers of these countries happened, and they shared with each other insights, innovations, and investments regarding their agricultural practices. So now the people who were there in this program in July 2021, after that it has been decided that small holder farmers from these countries would also come and exchange their views, and they would address the challenges that have come in the aftermath of pandemic. Okay, so these farmers who will be coming up in this agri-tech cohort now, they will be facilitated so that they can expand their so that their market access can be extended to international markets. So this agri-tech cohort was basically aimed at providing solutions to the farmers of these countries of the India, Indonesia, Malawi, Malaysia, Kenya, Uganda, Zambia, who of course participated in this platform. So they were the farmers of these countries would be facilitated so that they can explore the international market. Apart from that, they will be taught, or they will be shared with new innovative techniques of soil analysis, farm management and intelligence, dairy ecosystem, etc., so that they can modernize their farming activities. Okay, so now let us see the next topic, which is SOP for drones in agriculture. So Union Agriculture Minister has recently released the standard operating procedure for using of drones in farm fields. So uh, these SOPs, these standard of procedures, are basically clarifying what are the statutory provisions of using a drone, how much, where you should be taking flying permissions, what is the restrictions of area where you should be flying your drones. So all these are basically the SOPs related to the use of drones in fields. Okay, so you know that use of drone in fields has become very popular, and uh, it has a great potential to revolutionize Indian agriculture. So we have some examples why where we used drones in our agriculture. So
like in we capture photos through drones so that we can monitor crop stress, what is the plant growth. We can also predict yields based upon such data, and we can also assess the health of any vegetation or crop in our fields, okay, using the drone. So drones can also be used to spray vital nutrients to the soil, and as recently as this year we also used drones to spray pesticide to fight the locust attack that happened in various states of India. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.